Hello everyone, welcome to the D-Chemistry classes and today I am going to discuss salt hydrolysis। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम्स या फिर आपके होम एग्ज़ाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आपसे ज़रूर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में हम इसका मतलब बता दें कि जो साल्ट हाइड्रोलिसिस है ये होता क्या है। हाइड्रोलिसिस तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का वाटर के साथ में रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर साल्ट हाइड्रोलिसिस है। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो साल्ट है, जितने भी आपके साल्ट हैं, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से हो, वीक बेस से हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से हो, या फिर वीक एंड वीक हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी आपका है वो वाटर से रिएक्ट होता है। तो किसका इसमें हाइड्रोलिसिस होता है, कौन रिएक्ट करता है, कौन रिएक्ट नहीं करता है, ये सारी जानकारी हम साल्ट हाइड्रोलिसिस में करने वाले हैं। अब देखिए सिंपली आपको ये पता है पहले से ही, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिस्कस किया हुआ है कि जो प्योर वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, ये दोनों कंसंट्रेशन आपके क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, इन प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन है ये आपका क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। ये हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। और ये होता कितना है ये भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। देखिए ये जो आपकी वैल्यू है ये 10⁻⁻7 m होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल होते हैं। होता क्या है, जब हम साल्ट किसी वाटर में ऐड करते हैं तो उस समय जो वाटर है, अभी तो ये आपका क्या है, न्यूट्रल स्टेज में है, क्योंकि जब भी आपके H+ एंड OH- दोनों के कंसंट्रेशन सेम होते हैं तो जो वो आपका सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्वेंट होता है, जो भी आपका सिस्टम है वो न्यूट्रल स्टेज में होता है। इस केस में आपका जो pH वैल्यू है वो 7 होता है। अब बात आती है यहाँ पर, जब हम साल्ट में डालेंगे किसी मतलब प्योर वाटर में जब साल्ट डालेंगे किसी भी साल्ट को, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा या जो वाटर है उसका pH चेंज हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है उसका नेचर चेंज हो जाता है, या तो वो एसिडिक हो जाता है या फिर वो बेसिक हो जाता है। तो ये जो डिस्टर्बनेस है, ये डिस्टर्बेंस जो है आपका, ये साल्ट क्रिएट करता है, ठीक है। अब साल्ट आपके बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो उनको भी हम एक एक करके जानेंगे कि कौन सा साल्ट हाइड्रोलाइज होता है, कौन सा साल्ट नहीं होता है। और जो साल्ट आपका ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उसके लिए इसमें दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। या तो आपका कैटायन होता है, ठीक है, कैटायन होता है जो कि साल्ट से आता है, या फिर आपका एनायन होता है, और या फिर कैटायन एनायन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए कि ये जो डिस्टर्बेंस आया है, ये जो कंडीशन चेंज हो जा रही है, यहाँ पर H+ और OH- आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 से कम हो जा रही है या फिर बढ़ जा रही है। तो ये जो आपकी स्टोरी है ये किसकी वजह से हो रही है, ये कैटायन और एनायन की वजह से हो रही है, ठीक है। अब फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो प्योर वाटर है उसकी जो न्यूट्रलिटी है उसको डिस्टर्ब कर देना, कैसे, किसी साल्ट को ऐड करके। ये जो फिनोमिना है, ये जो घटना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक डेफिनेशन है जो कि इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। इसको आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। ये हमने दूसरा भी डेफिनेशन यहाँ मेंशन किया है, इसी को सेमराइज करके। हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा ट्रिपिकल हो, बट इसमें मैटर कम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो साल्ट हाइड्रोलिसिस है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मेन एम क्या है, ये क्या करता है। साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, ये वाटर के न्यूट्रल नेचर को डिस्टर्ब कर देता है, या तो उसको एसिडिक बना देता है या उसको बेसिक बना देता है। तो यही जो फिनोमिना है इसी को हम साल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है, देखिए, अ रिएक्शन इन विच द कैटायन और एनायन और बोथ। कभी कभी क्या होता है, केवल कैटायन पार्टिसिपेट करता है, यानी कि साल्ट का केवल कैटायन ही हाइड्रोलाइज होता है। कभी कभी क्या होता है, साल्ट का केवल एनायन ही हाइड्रोलाइज होता है। और कभी कभी कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं जिनका कैटायन और एनायन दोनों हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है अ रिएक्शन इन विच द कैटायन और एनायन और बोथ, यानी कि दोनों भी हो सकते हैं, ऑफ द साल्ट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी और एल्कलिनिटी, ठीक है। यहाँ पर बेसिसिटी भी लिख सकते थे।
एल्कलाइन से बना हुआ है वर्ड, इसका मतलब बेसिसिटी भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है, इज नोन एज साल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो उसमें कैटायन एनायन या फिर दोनों का अगर वाटर हाइड्रोलिसिस हो जाता है या दोनों मिलकर या कोई एक मिलकर एसिडिटी या फिर बेसिसिटी क्रिएट कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो देखिए, चाहे आप एग्जाम्स में ये डेफिनेशन लिखें या फिर ये लिखें, दोनों ही सही हैं। तो आई थिंक आप समझ भी गए होंगे। अब देखिए, इसमें इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम एक एक करके जान लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, देन उसके बाद में जो साल्ट हाइड्रोलिसिस का क्लासिफिकेशन है, 4 टाइप्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस है, उसमें से हम एक एक को लेकर डिस्कस करते चलेंगे। देखिए क्या है, पहला पॉइंट है आपका, इन सम साल्ट्स कैटायन आर मोर रिएक्टिव देन एनायन एंड दे रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन H+, thus the solution acquires acidic nature। होता क्या है, कुछ साल्ट आपके ऐसे होते हैं जिनमें कैटायन जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, साल्ट में कैटायन और एनायन में से जो ज़्यादा एक्टिव होगा उसी का हाइड्रोलिसिस होता है। ये आपका एक मल्टीपल चॉइस या फिर असर्शन रीजन शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम्स में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, साल्ट किसी भी तरह का हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि उसका कैटायन और एनायन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलाइज होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे साल्ट दे दिया, उसमें पूछा इसमें से कैटायन या एनायन कौन हाइड्रोलाइज होगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए क्या है, जब भी आपका कैटायन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एनायन से, तो फिर वो क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा साल्ट को डिसॉल्व करने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर जो भी आपका साल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है, मैंने यहाँ नीचे रिएक्शन मेंशन किया हुआ है। देखिए, मान लेते हैं कैटायन है, ये किसी साल्ट का कैटायन है, ये वाटर से हाइड्रोलाइज हो रहा है और यहाँ पर क्या बना रहा है, वीक बेस बना रहा है। ठीक है, वीक बेस बना रहा है, ये H+ निकाल रहा है। H+ जो है ये किसके लिए, ये आपका जो हाइड्रोजन आयन है इसी को हम प्रोटॉन बोलते हैं, और एसिडिक कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी ये बनेगा और ये वीक है, ठीक है, ये वीक है, तो वीक का मतलब ये बहुत कम अमाउंट में बनेगा, ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। तो ये जो H+ है इसकी वजह से जो भी आपका साल्ट सोल्यूशन होता है इस केस का, ठीक है, जिसमें कैटायन ज़्यादा एक्टिव हों, उसमें एसिडिक नेचर शो करता है या एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिन साल्ट्स में कैटायन एक्टिव होते हैं उन साल्ट्स का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए केस क्या है, कुछ साल्ट ऐसे भी होंगे जिनमें एनायन एक्टिव होंगे, एनायन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे किससे, कैटायन से। तो एनायन उसमें क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा वाटर से और क्या बनाएगा, OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। ये हाइड्रोक्सिल आयन बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जिन साल्ट्स में एनायन कैटायन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि एनायंस ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनमें एनायंस का हाइड्रोलिसिस होता है, तो जो आपका साल्ट सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, ये चीज़ समझते चलिएगा, क्योंकि ये साल्ट हाइड्रोलिसिस रटने वाला नहीं है, ये बिल्कुल आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला है टॉपिक, उसको समझते चलिएगा और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये दो आपके केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें एनायन और कैटायन दोनों ही इक्वली एक्टिव होते हैं। ठीक है, दोनों ही जब इक्वली एक्टिव होते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल ही बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रल बनता है और एक केस ऐसा होता है जहां पर तीनों आपके केसेस आ जाते हैं, न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो जब हम साल्ट हाइड्रोलिसिस का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ये जो 2 पॉइंट अभी हमने आपको डिस्कस किए, ये कॉन्सेप्ट हैं इसके साल्ट हाइड्रोलिसिस के। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हम फॉर्मूले डिज़ाइन करेंगे, उनके जो आपके सॉल्यूशन बनेंगे उनके pH वैल्यू निकालेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम निकालेंगे। तो अभी हम फर्दर आगे वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपको और बता दें
कि जो आपका साल्ट हाइड्रोलिसिस होता है ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, न्यूट्रलाइजेशन का। ये आपका मल्टीपल चॉइस में पूछा भी जा सकता है, ठीक है, या कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप गए और वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स FIB आपको आ गया, वहाँ पे ये चीज़ आ सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता था, एसिड एंड बेस आपके क्या करते थे, रिएक्ट करते थे, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ इसका जस्ट उल्टा है, साल्ट एंड वाटर रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड एंड बेस आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो आपका साल्ट हाइड्रोलिसिस है वो बिल्कुल उल्टा होता है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये 2 ऊपर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर एसिडिक एंड बेसिक नेचर के लिए जो कंडीशंस हैं वो मेंशन कर रखी हैं, यहाँ देख सकते हैं। जब आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा हाइड्रोक्सिल आयन से, तो आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और जब आपका वाटर में H+ आयन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन से कम होगी, तो वाटर जो है आपका वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये आप प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं। और एक चीज़ बता दें कि जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको आप वॉच कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। और अभी हम इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए इनको साल्ट हाइड्रोलिसिस को हम 4 केसेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कि ऐसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उनमें जो साल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस है वो कैसे होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो कॉमन वर्ड है वो आपको ये याद रखना है कि ऐसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने होते हैं उनमें केवल कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है। मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, कैटायन ऑफ दिस साल्ट विच कम्स फ्रॉम वीक बेस इज मोर रिएक्टिव देन एनायन, यानी कि साल्ट का जो एनायन है वो कैटायन से कम रिएक्टिव होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 2 बातें यहाँ ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है कि इस तरह के जो साल्ट हैं उनमें केवल कैटायन हाइड्रोलाइज होता है। दूसरा, इस तरह के जो साल्ट हैं उनके हाइड्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि वहाँ पर H+ आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। 2 बातें ध्यान रखनी है, इस तरह के साल्ट सॉल्यूशन जो है एसिडिक नेचर शो करते हैं और इनमें कैटायन का केवल हाइड्रोलिसिस होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमने मेंशन किए हैं, ये जितने भी साल्ट आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। AlCl3, FeCl3, CuCl2, CuSO4, NH4Cl एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ NH4Cl का हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें आपको ये बताएंगे कि इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा। देखिएगा NH4Cl को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये किस में जाएगा। देखिए एक तो ये आपका बनाएगा NH4+ Cl-, ठीक है। ये आपका क्या है, ये कैटायन है, ये आपका एनायन है, ये ज्यादा एक्टिव है, यहां पर मोर रिएक्टिव, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका लेस रिएक्टिव है। समझते चलिएगा, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लर्न रहेगा। अब ये जो कैटायन है ये अमोनियम है, ये क्या है, ये आपका हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है। ये आपको वाटर से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ये अमोनियम आयन है। देखिए क्या करेगा, NH4 प्लस वाटर, ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपका बनेगा NH4OH प्लस H+, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये रिस्पॉन्सिबल होगा एसिडिक कैरेक्टर के लिए, और ये आपका क्या बना है, ये यहां पर बना है वीक बेस। वीक बेस से NH4+ आता है। मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, NH4Cl का जो क्या नाम है फॉर्मेशन है वो किन से बनता है। देखिएगा इधर मैं साइड में इसको मेंशन कर रहा हूं, NH4Cl जो है आपका वो NH4OH प्लस HCl, इनके
कॉम्बिनेशन से इनके न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, ये आपका आ जाता है NH4Cl प्लस H2O। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका वीक बेस है। अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है कि जो कैटायन आपका ज़्यादा एक्टिव होता है वो वीक बेस से आता है। वीक बेस में देखिए NH4 प्लस है, तो वीक बेस से जो आपका कैटायन है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। और ये जो आपका साल्ट बना है ये क्या है, ये जो ऊपर केस फर्स्ट हमने लिख रखा है इसी का साल्ट है, देखिए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है, वीक बेस है, यानी कि जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना है, उनका हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो साल्ट है ये आप देख लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इसमें कौन सा आयन आपका वो होगा, तो देखिए अगर FeCl3 है तो Fe ट्रिपल प्लस हाइड्रोलाइज होगा, इसमें Al ट्रिपल प्लस हाइड्रोलाइज होगा, इसमें Cu डबल प्लस हाइड्रोलाइज होगा, यहाँ भी Cu डबल प्लस हाइड्रोलाइज होगा, और यहाँ पर NH4 प्लस हाइड्रोलाइज होगा। तो मैं यहाँ नीचे लिखे दे रहा हूँ इसको, NH4 प्लस, ठीक है। ये जो कैटायन है इज हाइड्रोलाइज, ठीक है, ये हाइड्रोलाइज होगा। यानी कहने का मतलब है कि कैटायन ही केवल हाइड्रोलिसिस करता है, साल्ट हाइड्रोलिसिस केवल NH4 प्लस का होगा। किसके केस में, NH4Cl साल्ट के केस में। तो इसको नोट कर लीजिए। और अभी हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और pH वैल्यू, इस तरह के जो साल्ट है उनका जो एक्वा सोल्यूशन बनेगा वाटर में, उनका pH हम कैसे निकालेंगे, उनके फॉर्मूले भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसको नोट कर लीजिए। अभी देखिए ये मैंने नीचे मेंशन किया है एक नोट, ठीक है। मैंने चूंकि इसी एग्जांपल का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था तो हम इसी एग्जांपल को यहाँ भी ले रहे हैं। जो आपका यहाँ पर जो टर्म्स हमने इन्वॉल्व किए हैं मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर जो स्मॉल h यूज़ हुआ है ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। C जो है आपको कंसंट्रेशन है सॉल्ट सोल्यूशन का, KH जो है आपका ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, और KB जो है आपका ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और यहाँ जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है इसको ऐसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ साल्ट हाइड्रोलाइज, कितना साल्ट आपका हाइड्रोलाइज हुआ है, अपॉन टोटल साल्ट टेकन, यानी कि जो पूरा साल्ट है वो आपका जो भी लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और आई है KW जो है आपका वाटर का आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, चाहे तो यहाँ पर लिख लें, ठीक है। KW आपका क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम कोई न्यूमेरिकल भी करते हैं तो ये हमने रिएक्शन इसलिए मेंशन किया ताकि कोई न्यूमेरिकल भी अगर आपको करना हो तो वो भी आपसे हो जाए। इसमें जो H और C यूज हुए हैं ये क्या है, H आपका हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, C आपका कंसंट्रेशन है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का ये फॉर्मूला होता है KW/KB, ठीक है। KW को KB से डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आपको मिल जाएगा, जो भी आपका साल्ट हाइड्रोलिसिस है उसके लिए। और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए क्या है, ये KW/KB इंटू C अंडर रूट, ठीक है। ये जो आपका फॉर्मूला है ये हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए है। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपका ऐसे साल्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा हो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इन्वॉल्व हो, या फिर ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो, तब हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे। अब देखिए ऐसा जो साल्ट है इसका जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो जो आपका साल्ट सॉल्यूशन बनेगा उसका जो pH है वो कैसे निकालेंगे, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। हमेशा 7 से कम ही आएगा ऐसे साल्ट का pH, क्यों, क्योंकि ये जो साल्ट हैं ये आपके कैसे नेचर में होते हैं, एसिडिक होते हैं। pH का जो फॉर्मूला है वो क्या है, pH इज इक्वल टू 7 - 1/2 pKb माइनस हाफ log base 10 C। देखिए C तो आपको पता है
पी के बी कैसे निकालेंगे ये भी आप समझ लीजिए कि के बी आपको पता है कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है और एच ये होता है। पी के बी कैसे निकालेंगे इसको आप देख लीजिए, जैसे लॉग का फॉर्मूला होता है वैसे पी के बी भी निकाला जाता है। पी के बी इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग बेस 10 के बी, ठीक है। ये आप चाहें तो नोट कर लें, बिल्कुल जैसे पीएच निकाला जाता है वैसे ही इसका भी फॉर्मूला है। तो पी के बी अगर के बी आपको न्यूमेरिकल में गिवन है और वैसे गिवन ही होता है तो उसको हम यहाँ पर रखकर उसकी लॉग टेबल की हेल्प से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसमें हम रख देंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट पी के बी आपको गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सीधे आप इसमें पुट करिए वैल्यू, आंसर निकाल लीजिए। तो ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। और ये इसमें देखिए ये जो केस है इसमें क्या क्या लर्न रखना है ये चीज़ आप एक बार फिर से रिवाइज करा दें आपको। इस तरह के जो साल्ट हैं उनमें केवल कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा और जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर एसिडिक होगा। इसमें जो फॉर्मूले हैं KH का, जो आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला होता है KW/KB। हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का है KW√KW/KB/C। एंड पीएच का फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग बेस 10C, ठीक है। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो फॉर्मूले हैं मैं आपको एक ट्रिक बता दूं ताकि ये फॉर्मूले भी आपको लर्न रहें, ठीक है। अभी क्योंकि 3 केसेस और भी आपको लर्न करने हैं। तो देखिए जो फॉर्मूले हैं इनमें के बी इन्वॉल्व हुआ है, हर जगह पर इसमें के बी आया है, बाकी तो लगभग सभी आपका बाकी और जो 2-3 केसेस हैं सब में सेम ही रहता है, बस यहाँ के बी और के में डिफरेंस आता है, ठीक है। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर वीक बेस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉर्मूलों में जो आपकी एंटिटी वीक होती है, जैसे यहाँ पर वीक बेस आया है तो बेस को हम बी से लिखते हैं तो यहाँ पर के बी आ गया है, बात समझ लीजिएगा। और अगर हम जिसे दूसरा केस अभी लें उसमें ले लें वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पर वीक एंटिटी कौन सी है, वहां पर वीक एंटिटी होगी आपकी एसिड, तो वहां पर इन्हीं फॉर्मूलों में के आ जाएगा, यानी कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये एक आपका लर्न करने का ट्रिक है जिससे आपको फॉर्मूले लर्न रहेंगे। आई थिंक ये समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि जो एंटिटी आपकी वीक है, जो आपका केमिकल वीक है, जैसे इसमें वीक बेस था तो बेस को बी से लिखते हैं इसलिए यहाँ पर के बी लिखा गया सब में, और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग जहाँ पर वीक एसिड हो जाएगा वहाँ पर के बी की जगह के ए आ जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूले भी लर्न रहेंगे। देखिए थ्योरी तो आप कर ले जाएंगे, ये तो आपने आपको डिस्कस कर दिया, न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी है फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो नोट कर लीजिए। और अभी हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, केस सेकेंड। देखिए ये केस सेकेंड है, ठीक है। अब हम ऐसे साल्ट हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे जिसमें साल्ट आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से बना होता हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए जस्ट बिल्कुल उल्टा है, जो हमने प्रीवियस वाला केस डिस्कस किया है इसका जस्ट उल्टा है। क्या है, उसमें आपका एसिडिक होता था सॉल्यूशन, इसमें आपका बेसिक हो जाएगा। उसमें आपका कैटायन हाइड्रोलाइज होता था, इसमें आपका एनायन हाइड्रोलाइज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनायन आपका ज़्यादा एक्टिव होता है कैटायन से। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है व्हाई दिस इज हैपन, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि इसमें एनायन का हाइड्रोलिसिस क्यों हो रहा है, तो इसमें एनायन ज़्यादा एक्टिव है कैटायन से, इसलिए एनायन का हो रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा जो आयन आपका ज़्यादा एक्टिव होगा उसी का साल्ट हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है। ये आप कॉन्सेप्ट की तरह इसको लर्न रखिए ताकि छोटे छोटे जो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जाएं वो आपसे फटाफट हो जाएं। अब देखिए इनके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ बता दें कि जो आपका एनायन है वो जब वाटर से रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, वो OH- प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो OH- है ये बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, इसलिए इसका जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल इस तरह के जो साल्ट हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका सोडियम एसीटेट, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का होता है साल्ट। सोडियम साइनाइड ये भी आपका है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, सोडियम कार्बोनेट भी है। ये सारे साल्ट आपके कैसे हैं, ये ऐसे साल्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स के
कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल हम ये लेते हैं CH3COONA। देखिए इसको अगर हम इसमें अगर हम ये पता करना चाहें कि कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है तो कैसे पता करेंगे। देखिए इसका जो आयनाइजेशन है वो किसमें किसमें होता है, एक तो इसमें होगा एसीटेट में और एक होगा सोडियम प्लस में। तो हमने आपको अभी क्या बताया, हमने ये बताया है कि एनायन, ऐसे साल्ट्स में एनायन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये मोर एक्टिव है क्योंकि ये एनायन है। मोर रिएक्टिव, ठीक है। और ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है, ये इतना रिएक्टिव नहीं है तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ठीक है, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज आप समझ गए होंगे। यहां पर ये जो बेसिक सॉल्यूशन बनता है उसका क्या रीजन है। देखिए ये जो आपका मोर रिएक्टिव है ये वाटर से रिएक्शन करता है, CH3COONA OO-, ये आपका क्या है, एसीटेट आयन है, ध्यान रखिएगा। एसीटेट आयन इसका जो है वाटर से क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये बनाता है CH3COOH प्लस Na, नहीं वाटर, इसमें OH नेगेटिव आएगा, ये ठीक है। ये बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये आपका क्या बना है, ये बना है इस बार आपका वीक एसिड। और इसके प्रीवियस वाले केस में क्या बना था, वीक बेस बना था। मैंने आपको ये भी इसमें लिख दिया है कि जो आपका एनायन आएगा वो वीक एसिड से आएगा क्योंकि यहाँ पर आपका COO- है एंड H+ है। अभी मैं उधर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये जो आपका साल्ट है सोडियम एसीटेट, ये किस स्ट्रॉन्ग बेस और किस वीक एसिड से बना है, मैं इधर इसको मेंशन कर रहा हूँ। देखिएगा ये आपका क्या है, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है CH3COONA प्लस वाटर। ये आपका क्या है, ये साल्ट है। और NaOH आपको पता है क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका वीक एसिड है। सबने ये पढ़ा हुआ है कि एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, उसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत कम होती है। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि ये जो साल्ट हमने यहाँ कंसीडर किया है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से ही बना हुआ है, ठीक है। और वीक एसिड से कौन कौन से आयन निकल के बाहर जाते हैं ये भी मैं इधर बता दूं। देखिए यहाँ पर एक तो आपका ये अलग होता है और एक आपका ये H+ होता है। तो ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो आपका एसीटेट आयन है, ठीक है, ये एसीटेट आयन ही आपका क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसको मैं सर्किल किए दे रहा हूँ ये आपका बिकम्स हाइड्रोलाइज, ठीक है, ये आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये जो इस तरह के जो भी साल्ट हैं इनका जो साल्ट हाइड्रोलिसिस उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें आपके एनायन क्यों हाइड्रोलाइज होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव हैं। कौन सा एनायन हाइड्रोलाइज होता है, वो एनायन हाइड्रोलाइज होता है जो वीक एसिड से आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखिए नीचे हमने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। अगर हम इसी एग्जांपल को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, जो ऊपर हमने यहाँ लिखा था CH3COO-, क्योंकि यहाँ पर साल्ट हाइड्रोलिसिस में केवल हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन ही यहाँ मेंशन की जाती है न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ हो जाएगा CH3COOH प्लस OH-। यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन इसका गिवन हो तो C/1 H, ये क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, इतना हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो यहाँ जो कंसंट्रेशन होती है वो CH एंड CH होती है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं आपको। H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जो कि प्रीवियस में था, केवल बस यहाँ चेंज हमने KB की जगह KA कर दिया है,
ठीक है। के क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एच आपका बाकी सेम ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। के एच का फॉर्मूला यहाँ पहले वाले में के भी होता था, यहाँ के ए आ गया है, यहाँ पर के ए आ गया है। और पीएच का फॉर्मूला देखिए, पीएच के फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है, क्यों बता दें आपको। बेसिक सोल्यूशन जब भी प्रोड्यूस होगा तो उसमें क्या होता है, वो उसका जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा ही आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका इस तरह का साल्ट है, उसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच हमेशा कैसा आएगा, वो 7 से ज़्यादा आएगा। मैं यहाँ पर मेंशन किए दे रहा हूँ, इस तरह के जो साल्ट हैं उनका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। और जो इससे पीछे हमने मेंशन किया है उसमें आप लिख लीजिएगा पीएच इज लेस देन 7। तो जब वहाँ लेस देन था इसीलिए वहाँ सब जगह पर माइनस था, और इस फॉर्मूले में क्या हो गया है, उसी की जगह पर प्लस हो गया है। क्यों, क्योंकि इसमें 7 से ज़्यादा आना है, ठीक है। तो इसलिए 7 में इसको हम ऐड करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इजी हैं। पी के ए इस तरह से निकालेंगे जैसे इसमें के भी निकालते थे, और वहाँ पर जो हमने ट्रिक आपको बताई थी वही ट्रिक यहाँ भी लगेगी। यहाँ पर देखिए वीक एसिड है, इसलिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया है सभी फॉर्मूलों में, ठीक है। और एक जो चेंज दूसरा हुआ है वो क्या है, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे उसमें साल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है, इसको नोट कर लीजिए। और अभी हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, केस थर्ड। देखिए ये आपका केस थर्ड है, और जितने भी केसेस हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि इस केस में सबसे ज़्यादा साल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस अकर इन द केस ऑफ सच a salt as both cation and anions are reactive and they react with water to produce H plus and OH minus। देखिए इस तरह की जो सॉल्यूशन है इनका कोई भरोसा नहीं होता, इनका जो नेचर है आप ये नहीं कह सकते कि इसका जो नेचर है एसिडिक होगा या बेसिक होगा। इसमें तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये कब कब होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं उनको पहले जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इस तरह के साल्ट का जो हाइड्रोलिसिस है उसमें कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे साल्ट जो वीक बेस एंड वीक एसिड, यानी कि जहाँ पर एसिड बेस दोनों वीक हैं, उस केस में कैटायन और एनायन दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ दोनों वीक हैं। मैंने बताया था कि जो वीक होता है उसका जो आयन होता है मोस्टली वो आपका क्या होता है, बेस है तो कैटायन है और एसिड है तो एनायन है। तो यहाँ इसलिए दोनों ही आपके क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं। ये एक आपको छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए जो कभी कभी जब न्यूट्रल आता है, जैसे एसिडिक और बेसिक का तो समझ में आता है, जहाँ पर एसिडिक वाली रिएक्शन फास्ट होगी बेसिक से वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सोल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा। और जहाँ पर बेसिक रिएक्शंस जो हैं जिनमें OH प्रोड्यूस हो रहा है, OH नेगेटिव, वो रिएक्शन अगर आपकी फास्ट हो रही है, फास्ट रेट से हो रही है, तो वहाँ पर आपका बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर दोनों रिएक्शंस आपकी सेम रेट से हो रही हैं तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। अभी जो हम यहाँ पर दो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं वो आपके भी समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सी रिएक्शंस, ठीक है। साल्ट के जो कैटायन हैं, एनायन हैं, उनकी वाटर के साथ रिएक्शन में यहाँ पर एग्जांपल मैंने मेंशन किए हैं। ये आपका है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये आपके ऐसे साल्ट हैं जो वीक बेस एंड वीक एसिड से ही बने होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं। ये जो आपका साल्ट है इसका अगर हम ब्रेक कर दें तो किस में ब्रेक होगा, देखिए CH3 COO OONH4 प्लस NH4, ये जो है आपका ये ब्रेक किस में होगा, एक तो आपका एसीटेट आयन बनेगा, दूसरा आपका NH4 प्लस बनेगा। यहां पर दोनों ही एक्टिव हैं, ठीक है। ये भी आपका रिएक्टिव है, ये भी आपका रिएक्टिव है, कोई किसी से कम नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक में क्या होगा, ये आपका रिएक्शन करेगा, कैटायन है, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर हमने आपको ऊपर मेंशन किया हुआ है कि इसमें कैटायन और एनायन दोनों वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा आपका CH3 H प्लस OH माइनस, और जो दूसरा इसमें आयन है NH4 प्लस, ये जब आपका करेगा वाटर से रिएक्शन तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4 OH प्लस H प्लस। इसको अगर हम रिएक्शन फर्स्ट डाल दें, देखिए ये इसको डाल दें रिएक्शन फर्स्ट, और ये जो रिएक्शन है इसको डाल दें रिएक्शन सेकंड। तो अभी जो दो रिएक्शन की हम बात कर रहे थे कि दोनों रिएक्शंस सेम रेट से हों, तो मैं इनकी बात कर रहा था। ये दोनों रिएक्शंस अगर आपके सेम रेट से होते हैं, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, इफ both reactions occurs with same rate, अगर ये दोनों सेम रेट से होती हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। ये जो सॉल्यूशन है आपका ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आप देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो आपका अमोनियम एसीटेट है साल्ट, ये वीक एसिड और वीक बेस से क्यों बना है, इसमें कौन कौन से, देखिए इसको आप वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये जो आपका साल्ट है CH3COOH प्लस NH4OH इससे बना हुआ है, CH3COONH4 प्लस वाटर। ये आपका न्यूट्रलाइजेशन है। ये आपका क्या है, साल्ट है, ये क्या है, वीक बेस है, और ये क्या है, वीक एसिड है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो साल्ट था इसको हम इसमें एज एग्जांपल क्यों इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं, ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे जो भी साल्ट होते हैं इनसे कैटायन और एनायन दोनों हाइड्रोलाइज होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर इनको अलग अलग करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो आपके कैटायन और एनायन हैं, एक तो ये आपका है, ठीक है, और ये है, ये दोनों ही क्या होंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बोथ आर हाइड्रोलाइज। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आपसे किया जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इनके जो फॉर्मूले हैं जिनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे की जा सकती हैं, ये मैंने नीचे मेंशन किया। देखिए यहाँ पर दोनों ही वीक हैं, आपके वीक बेस है, वीक एसिड है, तो यहाँ Ka एंड Kb दोनों आपके आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए Ka Kb दोनों आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से कंसंट्रेशन का टर्म आपका फिनिश हो चुका है। C जो टर्म आता था प्रीवियस जो आपके दो केसेस थे, केस फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें कैपिटल C एक यहाँ पर हम मेंशन करते थे लॉग के साथ में, यहाँ भी मेंशन होता था और इसमें भी आता था, वो आपका यहाँ से क्या है, रिमूव हो गया है। अब यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको भी हम एक और भी नोट से मेंशन करने वाले हैं। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, और ये आपका पीएच का फॉर्मूला है। पीएच के फॉर्मूले में देखिए इसका 7 से ज़्यादा भी आ सकता है, 7 से कम भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि Pka एंड Pkb जो वैल्यूज़ हैं ये बराबर हैं या फिर कम हैं या ज़्यादा हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरह का जो साल्ट है इन्हीं का सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होता है। साल्ट हाइड्रोलिसिस केवल और केवल वीक बेस और वीक एसिड वाले साल्ट्स का ही सबसे ज़्यादा होता है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक चीज़ और आपको डिस्कस कर दें, ठीक है।
ये जो यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये सेम है, ठीक है। ये आपका जो केस थर्ड है उसमें कुछ और भी नोटेबल पॉइंट्स हैं जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लिखा है इसमें पी के ए एंड पी के बी जो वैल्यूज़ हैं ये आपके डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, बेसिक है या फिर आपका न्यूट्रल है। देखिए यहाँ पर मैंने केसेस मेंशन कर दिए हैं। इफ़ के पी के ए इज़ ग्रेटर देन पी के बी, अगर पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होती है तो सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा। पी के ए अगर आपका पी के बी से कम आता है तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा। और पी के ए और पी के बी अगर आपके दोनों इक्वल हो जाते हैं तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो पीएच ग्रेटर देन 7, यहाँ पर लेस देन 7 और यहाँ पर इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये जो आपका डेटा है ये इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है केवल इसी केस में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके प्रीवियस जो 2 केसेस थे, केस फर्स्ट एंड सेकेंड, उसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है इस तरह के साल्ट्स में, साल्ट हाइड्रोलिसिस में, वो आपका डाइल्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन C जो है आपका, कंसंट्रेशन कैपिटल C जो होता है वो इस केस में हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले में नहीं होता है, यानी हाइड्रोलिसिस के एक्सप्रेशन में नहीं आता है। देखिए क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का जो फॉर्मूला था इस केस के लिए वो क्या था, वो इस तरह से था, H इज इक्वल टू KW अपॉन KB इंटू KA। ये आपका फॉर्मूला था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी हो सकता है शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डाइल्यूशन से इफेक्टेड होगा। यहाँ पर देखिए कहीं भी C नहीं आया है, KW है, KB है, KA है। तो यहाँ जहाँ जिस फॉर्मूले में, जिस केस के डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले में कैपिटल C यानी कि कंसंट्रेशन का टर्म नहीं होगा, वहाँ पर डाइल्यूशन का हाइड्रोलिसिस पर या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं जिनका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पर इफेक्ट पड़ता है। एक तो आपका टेम्परेचर है और KW है। KW बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ जाता है। और ये 1/C जो यहाँ लिखा है इसी को हम क्या पढ़ते हैं, डाइल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है। 1/C ये क्या है, ये डाइल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि कंसंट्रेशन के तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है बट डाइल्यूशन के डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। ये जो आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है मैं यहाँ पर मेंशन किए दे रहा हूँ, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप कहीं नोट कर लीजिए, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। और अभी लास्ट एक और केस रह गया है, केस 4, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट का साल्ट हाइड्रोलिसिस डिस्कस करेंगे, तो उसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए देखिए लास्ट केस है आपका केस 4, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर देखिए ये बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना होता है उनका साल्ट हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, क्योंकि ऐसे साल्ट में न तो कैटायन एक्टिव होता है और ना ही आपका एनायन एक्टिव होता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सच काइंड ऑफ साल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस एज बोथ कैटायन एंड एनायंस आर नॉट रिएक्टिव, यानी दोनों ही अनरिएक्टिव होते हैं। और इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है, इस तरह के जो साल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो आपके न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक है। इनका पीएच हमेशा 7 ही होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें एग्जांपल हमने मेंशन किया है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ब्रोमाइड, ये आपके जो साल्ट हैं ये ऐसे साल्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हुए हैं। अब एक एग्जाम्पल को हम लेकर चलते हैं, जैसे ये आपका NaCl है, ध्यान दीजिएगा। NaCl को अगर हम ब्रेक करते हैं
तो ये किस में ब्रेक होगा, Na+ में ब्रेक होगा और Cl- में ब्रेक होगा। ये दोनों ही आपके क्या हैं, इनएक्टिव हैं, ठीक है, ये भी आपका इनएक्टिव है। तो जब दोनों ही एक्टिव हैं तो दोनों ही वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे Na+ है, वाटर से अगर रिएक्शन करना चाहे भी तो ये नहीं कर पाएगा, और ऐसे ही Cl- जो है ये भी आपका वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर चाहें तो नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं, नो रिएक्शन, और ये भी आपका नो रिएक्शन। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या जब ये हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है तो क्या इसमें फॉर्मूले होंगे, पीएच के फॉर्मूले हाइड्रोलिसिस के? हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है, और ना तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का होगा। पीएच का इसलिए नहीं होगा क्योंकि पीएच हमें पता है न्यूट्रल है, मीडियम, तो इसका मतलब 7 होगा। तो इसमें कोई फॉर्मूले नीचे आपके नहीं होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ना तो कैटायन का होता है ना एनायन का होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो NaCl है ये कैसे हमने कह दिया कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ही साल्ट है। आइए देखते हैं इसको। देखिए जैसे NaCl है, ये बना किससे किससे होता है? एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दूसरा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या होता है, NaCl फॉर्म होता है एंड वाटर फॉर्म होता है। अब देखिए ये जो NaCl है यही साल्ट हमने एग्जाम्पल में लिया था, ठीक है। ये जो आपका NaOH है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपको पता हुआ पहले से ही। ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां पर जो छोटी छोटी बातें हैं थ्योरेटिकल, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि क्या इसमें जो NaCl है इसमें कैटायन एनायन में से किसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो आप साफ साफ बता दीजिए उसमें किसी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि NaCl में कैटायन और एनायन दोनों इनएक्टिव हैं। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि ये जो NaCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू बना हुआ है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, और ये जो डेटा है इसको आप अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो आज का जो ये हमारा वीडियो था, ये जो टॉपिक था हमारा, ये साल्ट हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और जो भी आपका जिस तरह के भी क्वेश्चन, जिस तरह का भी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैंने आपको डिस्कस किया है आज का वीडियो इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो हम साल्ट हाइड्रोलिसिस से जो रिलेटेड आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो साल्ट हाइड्रोलिसिस है इनके न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नोट कर लीजिए इसको।